गुड इवनिंग एवरीवन। आज आज की जो बात करने वाले हैं हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टू माइक्रोबायोलॉजी, कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, और माइक्रोबायोलॉजी की क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे और रिलीवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी देखेंगे, और हेल्थ केयर सेटिंग जो होती है उसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है माइक्रोबायोलॉजी की वो भी देखने वाले हैं यहाँ पे, और स्कोप क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप बने रहना लेक्चर के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगई हो गया, प्रोटोजोआ होगा और एल्गी हो गया, ये वो चीज़ होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा इसको देखने के लिए, तभी ये आपको दिखाई देंगी। अब ये बहुत छोटी होती हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है और वो आंखों से नहीं दिखाई दे सकती, लेकिन इनका क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो ह्यूमन बॉडी का होता है उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए इसको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमें नहीं दिखाई देती। अब इसमें क्या है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा रोल है, ह्यूमन हेल्थ में इसका बहुत बड़ा रोल है, एनवायरनमेंट के बैलेंस बनाने में इसका रोल है, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे कि इनसे दवाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि माइक्रोबायोलॉजी की ज़रूरत आगे क्यों पड़ी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज को देखने के लिए आपको माइक्रोबायोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जिस पर हम माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। सेकंड ये है कि माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंक्शन, कैसे वो बैक्टीरिया फंक्शन करता है, आपको ये इसमें माइक्रोबायोलॉजी में पता चल जाता है सब्जेक्ट में। दूसरा, वो कैसे इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट से वो पता चल जाएगा, और लाइफ अर्थ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है वो भी पता चलेगा। अब ये दो तरीके से होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, और आपको क्या है, जैसे कि फर्मेंटेशन किया, एंटीबायोटिक किया, प्रोडक्शन कर रहे हैं एंटीबायोटिक का, तो ये आपको ज़्यादा वो नहीं है, मतलब बेनिफिशियल हैं। लेकिन एक टाइम के बाद में ये हार्मफुल इफेक्ट भी डालते हैं बॉडी के ऊपर, जैसे डिसीज कर दिया किसी को। माइक्रोबायोलॉजी कवर्स ए वाइड स्पेक्ट्रम टू इन्फ्लुएंस ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है कि आपका बैक्टीरिया इन्वेड हो जाएगा, अंदर चला जाएगा बॉडी के और डिसीज कर देगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसका जो यूज होता है वो मेडिकल, मेडिसन मेडिसन बनाने में बहुत यूज होता है, एग्रीकल्चर में बहुत ही यूज होता है, और इसका यूज फूड प्रोडक्शन में भी होता है, फूड बनाने में, जैसे कि ब्रेड हो गया, इसमें भी यही बैक्टीरिया काम आते हैं। और इसमें एनवायरमेंटल साइंस में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। तो जगह जगह बैक्टीरिया का अपना ही यूज है। ठीक है, कुछ बेनिफिशियल होते हैं बैक्टीरिया, कुछ नॉन बेनिफिशियल होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। कंसेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जो कोर कंसेप्ट है इसका वो यही है कि हमें इसमें स्ट्रक्चर हमें पढ़नी पड़ती हैं, उसका फंक्शन और क्लासिफिकेशन फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एलमंथी हो गया, ये सब अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग तरीके के, क्योंकि एक बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो इसको हम सिंगल सेल बैक्टीरिया बोलते हैं, और ये बाद में बड़े हो जाते हैं अपने आप को कॉलोनी में बना के प्रोड्यूस करके। ठीक है, अब इंट्रैक्शन क्या है, ह्यूमन के साथ में इनका इंट्रैक्शन होता है, एनिमल्स, प्लांट और एनवायरमेंटल। बोलने का ऐसे मतलब है इसका कि माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया को देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू, और ये ह्यूमन, एनिमल, प्लांट और एनवायरमेंट में बिखरे हुए रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे ही इनको कोई होस्ट मिल जाएगा ये एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे। तो लाइव, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड इवॉल्व, तो ये सब चीज़ें इनकी होती हैं। तो पोटेंशियल टू कॉज डिसीज, तो क्या करते हैं, डिसीज बना देते हैं किसी भी इंसान में, प्लांट में या फिर आपका एनिमल में। दिस फील्ड इज इसेंशियल टू डेवलपिंग वैक्सीन, इसी की वजह से हमारी वैक्सीन आई, एंटीबायोटिक आई, और इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, इसकी ज़रूरत पड़ी हमें। ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते तो इन सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसका ट्रीटमेंट रहता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीन होती है, सेकंड एंटीबायोटिक होता है, और इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, जैसे कोरोना का वायरस आया था तो पहले ही बोल दिया गया था कि मास्क लगा लो, बैक्टीरिया आ जाएगा, इस तरीके से। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पैथोजन के बारे में। पैथोजन वही होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो एक बीमारी बनाता है। ठीक है, सेकंड होता है कल्चर। कल्चर मतलब कि लैब लैब में आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हो तो आप कल्चर बोलोगे उसको।
एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती है जिससे बैक्टीरिया को किल किया जाता है, रोका जाता है। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब ए माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रिप्लिकेट ओनली इनसाइड लिविंग सेल। बैक्टीरियम मतलब जो बॉडी के अंदर, बॉडी एक लिविंग सेल है तो इसके अंदर ये रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को बनाएगा, कॉलोनी फॉर्म करेगा, 1 से 2, 2 से 4। फंगई क्या होता है? फंगई भी मोल्ड्स एंड यीस्ट में पाया जाता है, ठीक है, ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया ही होता है। होस्ट मतलब बैक्टीरिया नहीं होता, उसी का एक टाइप होता है। होस्ट क्या होता है? जहाँ पे बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करता है तो उसको हम होस्ट बोलते हैं, जहाँ से वो अपना खाना लेगा। स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बैक्टीरिया को दूर भगा देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का मतलब होता है कि कल्चर मीडियम फॉर ग्रोथ। कोई बैक्टीरिया को अगर हमें ग्रो करना है तो हमें उसे खाना पीना देना पड़ेगा लैब में, तो उसको हम इनोकुलेशन बोलते हैं। एंटीजन क्या होता है? जब कोई बैक्टीरिया आता है बॉडी के अंदर तो उस केस में वो फाइट करता है हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी की जो भी चीज़ें हैं वो फाइट करती हैं कि बैक्टीरिया अंदर ना जाए, तो उसको इन्होंने एंटीजन बोला है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टर्म इम्पोर्टेंस एंड रिलीवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहला ह्यूमन हेल्थ के बारे में। ह्यूमन हेल्थ में क्या करता है? बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का पता लग जाएगा तो हमें पता चल जाएगी बीमारी कौन सी है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी ऐसी हैं जो फर्टिलिटी को इन्हांस करती हैं और क्या करती है? प्लांट ग्रोथ करेगी। मतलब अगर आप बैक्टीरिया उसमें डालोगे तो प्लांट की ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से वो बेनिफिशियल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बातें कर रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या होता है कि वाटर को प्यूरिफाई करने का काम भी बैक्टीरिया में ही आता है। वेस्ट मैनेजमेंट, कोई मर गया हो, ठीक है, उसका जो बैक्टीरिया खाने लगते हैं बॉडी को, वो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में आता है। और पॉल्यूशन कंट्रोल का भी ये काम करता है। बायोटेक्नोलॉजी में कैसे काम करेगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने के लिए, ठीक है, फर्मेंटेशन, बायोफ्यूल को समझने के लिए ये बायोटेक्नोलॉजी में काम करता है। ग्लोबल चैलेंज क्या है इसके? जैसे डिसीज कंट्रोल को अभी तक हेल्प करने में एड्रेस कर रहा है ये, फूड सिक्योरिटी भी बढ़ा रहा है और सस्टेनेबल प्रैक्टिस भी करा रहा है। तो ग्लोबल चेंज में ये है। आपका पॉइंट जो याद रखना है वो ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आप ये वाला पॉइंट याद रख सकते हो, ये वाला रख सकते हो और ये वाला रख सकते हो, ठीक है। ये आपको 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। इसमें देखते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे ज़्यादा आपको माइक्रोबायोलॉजी का यूज हो जाता है। जैसे कि किसी बैक्टीरिया का पता चल गया कि किसी हॉस्पिटल में वो बैक्टीरिया पाया जा रहा है, तो क्या होगा? हम एक इन्फेक्शन कंट्रोल टीम आएगी और उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल में ही होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये टीम करती है। तो इस तरीके से हम बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे। ये माइक्रोबायोलॉजी का प्रोसेस होता है। दूसरा होता है एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप। स्टुअर्डशिप का मतलब होता है कि कोई इंसान है, कोई जो किसी एंटीबायोटिक का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी को भी इंसान को देने के लिए। तो क्या है कि वो जो एंटीबायोटिक दे रहा है वो सही डोज में होनी चाहिए, सही रूट के लिए होनी चाहिए, सही फ्रिक्वेंसी में होनी चाहिए। तो उस तरीके से हम एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप का भी यहाँ पे डालते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज में क्या करेंगे? बैक्टीरिया का बहुत ही यूज किया जा रहा है माइक्रोबायोलॉजी में, जैसे कि किसी डिसीज का पता लगाने के लिए, ठीक है। लैब टेक्निक्स यूज की जा रही है बहुत, ठीक है, जैसे कि कल्चर हो गया, स्टैनिंग हो गया, मॉलिकुलर टेस्टिस हो गया। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेंगे। वैक्सीन डेवलपमेंट में इसका काम होता है। वैक्सीन डेवलपमेंट में क्या है कि कोई बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, अब उसके लिए वैक्सीन बनानी पड़ती है हमें। तो उस तरीके से वैक्सीन का डेवलपमेंट किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है इसमें। स्टेलाइजेशन करने और डिसइंफेक्टेंट यूज करने का भी इसका ही रोल होता है। माइक्रोबायोलॉजी में ये चीज़ आती है। माइक्रोबियल टेस्टिंग भी इसी का ही पॉइंट होता है। और पेशेंट केयर, किसी को भी बचाना मतलब बैक्टीरिया से, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही आपको आएगा जो देखेगा कि इन्फेक्शन किस तरीके से हुआ है, तभी आप बच पाओगे। अब देखते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होती है, सबको पता है। इसमें क्या करना होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे और एक पता बताएंगे कि डायग्नोस कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है और प्रिवेंशन। जब एक बैक्टीरिया का पता लग जाएगा तो ऑफकोर्स ये बात है कि हम अपने मेथड को डेवलप कर लेंगे कि किस तरीके से हमें उसे बचाना है, ह्यूमन को। इम्यूनोलॉजी के केस में भी होता है। इम्यूनोलॉजी के केस में जो ऑटो इम्यून डिसीज ट्रीटमेंट भी हम इससे करते हैं, ठीक है, और वैक्सीन हमें बनाने का ये काम होता है, तो हम इसमें माइक्रोबायोलॉजी से ही बनाते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के केस में क्या होता है
कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एंटीबायोटिक का, एंजाइम का, बायोफिल का या फर्मेंटेड फूड का, तो ये आपका बैक्टीरिया से ही बनाई जा रही हैं। बैक्टीरिया को ग्रो कराने के बाद में ही हम इसको बनाते हैं। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे बायो रिमेडिएशन करने और वेस्ट डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, जो पेड़ पौधों की ग्रोथ को बढ़ाए, उसको हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी बोल रहे हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी में फूड के लिए जो काम करे कि कोई फूड खराब तो नहीं हो रहा जल्दी से, कोई बैक्टीरिया लग रहा है, तो उस केस में हम माइक्रोबायोलॉजी की जरूरत पड़ती है। माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी मैं बता चुका कि जेनेटिक में भी हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका स्कोप में, पहला मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा इम्यूनोलॉजी, तीसरा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायल जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर लेके आऊँगा वो सीरीज वाइज सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, जो कमेंट सेक्शन में अपना बता दो। अभी मैंने नया चैनल खोला है तो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं इसमें, लेकिन फिर भी मैं उसको ओवरकम करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं टाइम पे।